Assalamualaikum everyone and welcome to another M Moto Vlogs video. I'm sorry this took way too long to make and आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक भी चेंज हो चुकी है. So I am currently riding the CG125 Special Edition 2022 model and you can see it's only 120 kilometers driven. So I just got it a few days back, probably a week back. जो प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं, 7,000 इसकी प्राइस कम हो गई है, तो उससे पहले मैंने ख़रीद ली थी. अब इसकी प्राइस 2,05,500 रुपये और मैंने 1,98,500 की ख़रीदी है. अभी रजिस्टर नहीं करवाई है. बट आज का ब्लॉग इस बारे में है कि मैं ये बाइक क्यों चला रहा हूँ, मेरी KP250 कहाँ गई, ऐसा डाउनग्रेड क्यों किया है मैंने. पूरे लोग अपग्रेड करने के लिए बेचते हैं, मैंने डाउनग्रेड कर लिया. तो उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. थोड़ा जल्दी निकल आया हूँ आज. आई थॉट मौसम अच्छा होगा, पर इस वक्त बहुत ही कड़ाके की धूप पड़ रही है और ऐसा भारी हेलमेट पहन के तो काफ़ी पसीना आ रहा है. बट अब निकल आए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं. एनीवेज, सो आई बॉट द KP250 लास्ट अगस्त में और अभी उसको ऑलमोस्ट 10-11 महीने हो गए थे मेरे पास. तो मैं सोचा था उसको बेच के अपग्रेड करूं. जो बाइक मुझे पसंद थी, क्योंकि मुझे नेकेड स्टाइल बाइक्स ही पसंद थी, और जितना मैंने देखा था मुझे SRK 400 QJ मोटर्स वाली बहुत पसंद आ रही थी. वो भी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो QJ मोटर्स वही कंपनी है जो कि बनेली की बाइक्स भी बना रही है. बनेली की बाइक्स उन्होंने 2005 में बनाना शुरू कर दी थी, तो अब उन लोगों ने अपनी बाइक्स भी बनाना शुरू कर दी QJ मोटर के नाम से. ये सारी चाइना से बन के आ रही होती है. तो उनकी SRK 400 मुझे बहुत पसंद थी. वो भी नेकेड स्टाइल है, TFT स्क्रीन है उसकी बहुत अच्छी, और बनेली 302S से बेहतर परफॉर्मेंस है. तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनका मैंने जब फेसबुक के ऊपर देखा तो वो बाइक बुकिंग के ऊपर 10,65,000 की मिलती थी. तो मैंने कहा ठीक है, अपनी वाली बाइक बेचूंगा, उससे जो पैसे आएंगे उसमें थोड़े और पैसे डाल के वो वाली बाइक बुक करवा दूँगा. तो अब जब मेरी बाइक बिकी तो मैंने अनीफ लाला साहब जो कि QJ मोटर्स के ओनर हैं उनको कॉल किया. उन्होंने मुझे कहा एक तो बाइक की प्राइस बहुत बढ़ गई है, बाइक की प्राइस अब बुकिंग पे हो गई है ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए. तो 1.5 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई, पहली बात, क्योंकि डॉलर माशाल्लाह से इतना ऊपर चला गया. और दूसरी बात कि उस बाइक को आने में भी कुछ 2-3 महीने लगेंगे, और क्योंकि वो कराची में मैं देख भी नहीं सकता हूँ, यहाँ पर आके असेंबल होगी. चलो खैर, असेंबल तो बंदा करवा लेता है. तो खैर, इन सारी रीजंस को दिमाग में रखते हुए मैंने कहा यार अब कोई ना कोई बाइक तो लेनी है. अब ऐसा नहीं है यार, सारे शैडो में खड़े हैं, तो वेल हम क्यों शैडो में खड़े हों. हम तो लेट्स बी एन अल्फा मेल, स्टैंड इन द धूप, soak in as much as vitamin D and ultraviolet as possible, right? जी, तो बात हो रही थी कि फिर नील वाला साहब को मैंने कॉल की. उन्होंने कहा आपको 50% पेमेंट करनी होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए देंगे तो आपकी बुकिंग हो जाएगी. फिर 70 दिन के बाद आपकी बाइक यहाँ तक पहुँच जाएगी. दैट गॉट मी थिंकिंग कि तो यहाँ पे मैं देख भी नहीं सकता. उन्होंने कहा अगर आपने देखनी है तो 3 से 4 माह तक हमारी लाहौर और मुल्तान, इस्लामाबाद में हमारी डीलरशिप्स खुल रही हैं, तो आप 3 माह तक उसको देख भी सकते हैं. तो मैंने कहा 2 माह की बुकिंग है, उसके बाद 4 माह तक वो वैसे ही लाहौर आ जाएंगे, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. तो वेट करने के अंदर अब मैं कोई ना कोई बाइक तो रखूँगा. बगैर किसी बाइक के तो हम वो 3-4 माह नहीं गुजार सकते. फिर मैं सोचना शुरू हुआ कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है. तो आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट Honda 125 that is very intriguing to me.
मारुति डीलरशिप पे गया, मैंने दूसरी बाइक मैं कंसिडर कर रहा था, वो YBR 125G थी। मैंने पहले भी 2016 मॉडल रखा हुआ था। तो ऑल्दो मैंने ये होंडा 125 भी पिछले साल खरीदी थी, 1 महीना चलाई थी, लेकिन तब उसकी एवरेज बहुत ही बुरी आ रही थी मेरे पास। मेरे 25 के करीब इसकी एवरेज आ रही थी। तो अब मैंने इसके ये वाले मॉडल के रिव्यूज़ देखे हैं, उसके अंदर लोगों की एवरेज 46 45 आ रही है। तो आई थॉट मे बी अब एवरेज इम्प्रूव होगी, आई डोंट नो, बिकॉज ग्राफिक्स के अलावा कोई इम्प्रूवमेंट होती नहीं है इसके अंदर। तो अब मैंने ले तो लिए, और लेते साथ इसका कोई 9.5 लीटर का टैंक है, तो वो कोई 2500 2,500 के अंदर फुल हुआ है। तो देखते हैं कितना चलती है। अभी 124 चल चुकी है। अगर 400 के करीब चल जाती है तो मेरे ख्याल से ह्यूज डब्ल्यू, काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, now let's compare how does this bike feel as compared to a 250cc that produces 26.5 horsepower and this produces around 11, और वो 160 किलो थी, ये 108 किलो है। बल्कि मेरे ख्याल से वेट के साथ आप लगा लें 110 किलो के करीब इसको भी। और मतलब इतनी हल्की बाइक, ब्रेकिंग तो यस बहुत बड़ा डाउनग्रेड फील तो होता है। वो पावर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप अपनी मर्ज़ी से सड़क पर डिक्टेट कर सकते थे कि अच्छा जी फलानी गाड़ी इतनी स्पीड पे, आप इतनी स्पीड पे आराम से काट सकते थे। ऑलमोस्ट आप पहले मैंने कहा उसको आप मतलब 99.9% गाड़ियों को और बाइकों को आप बहुत आराम से काट सकते थे। बट इसके ऊपर क्योंकि हर किसी के पास 125 है, और वो 125 तेज़ भी है, और कुछ की तो आपसे भी ज़्यादा तेज़ होती है, उन्होंने मॉडिफाई करवाई होती है। तो आपको बस चुपचाप अपनी औकात में रह के लेफ़्ट लेन में चुपचाप चलानी चाहिए। ज़्यादा फ्री होने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मुझे इस पर डाउनग्रेड बहुत ही वाज़ेह महसूस होता है? सबसे पहले तो इसकी लुक्स का, इट्स जस्ट द नॉर्मल CG 125 दैट एवरीवन हैज़। तो वो जो एक स्टैंड आउट फैक्टर था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। दूसरा देखा जाए तो ऑब्वियसली पावर का, टॉपिंग पावर का भी, अगर इसको आप भगा के मतलब खिंचा के 100 तक ले भी जाते हो तो उसको रोकना इतना बड़ा अजाब है। मतलब ABS तो दूर की बात, ना कोई डिस्क ब्रेक है, कुछ भी नहीं है, वो बस दुआएं ही हैं, और इसकी ड्रम ब्रेक्स ही हैं जो आपको बचाती हैं। एवरेज मेरे ख्याल से क्योंकि वो एक EFI बाइक थी, तो अगर उसको आप ज़्यादा खींच के ना चलाओ तो 35 तक तो वो भी कर देती थी। लेकिन मैंने अभी तक इसकी एवरेज देखी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, उम्मीद है 40 से ऊपर कर देगी, तो एवरेज वाइज ये थोड़ी सी बेहतर है कंसिडरिंग जो पेट्रोल की प्राइसेस जा रही हैं। तो उस लिहाज से ये इतना वोंट ब्रेक द बैंक। एंड व्हाट एल्स। अच्छा, एक चीज़ जो कि ऑल्दो वो एक स्ट्रीट बाइक थी, लेकिन उसका एक कमिटेड पोस्चर ज़रूर था। उसमें आपको थोड़ी सी लीन फॉरवर्ड होकर चलानी पड़ती थी। ये उस लिहाज से ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑल्दो इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन हैं और इसकी सीट हार्ड है, तो वो शायद बैलेंस आउट कर देती है। बट इसमें आप अपराइट पोस्चर के साथ बैठते हो और आपकी कुछ ज़्यादा कमिटेड पोस्चर नहीं है, जिस वजह से आप आई थिंक दिस वुड बी मोर कंफर्टेबल लॉन्ग जर्नीज। आई डोंट नो, इट स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस एज कम्पेयर टू माई अदर बाइक। तो आई थिंक ये टॉसअप ही है, ये 50-50 है कंफर्ट वाइज। चलिए इसको ऑल्दो इस रनिंग पीरियड में है, पर देख लेते हैं भगा के कितना भागती है। नोटिस किया है इसमें बहुत ही ज़्यादा
दूसरी बाइक थी उसको जितना आप तेज़ चलाते थे वो उतनी स्टेबल होती जाती थी, उतना आपको लगता था कि आपकी सड़क पे ग्रिप ज़्यादा है। मैं कभी भी अनश्योर नहीं होता था, वो 130 पे भी होती थी तो आई वॉज अनश्योर कि यार ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, अभी तो एकदम से आ गया। लेकिन इसके ऊपर 90 के ऊपर ही ऐसा होना शुरू होता है, या अल्लाह खैर, मतलब 90 पे इतना कांपना शुरू हो जाती है। अभी तक तो मैं मेरे ख्याल से 100 पे भी नहीं पहुंचा था और वो इतना कांप रही थी कि गलती से भी अगर कोई आ जाए रोड के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा जितना ही कांप रही होती है। तो जी, ऑल दो टॉप स्पीड इसकी मैंने सुना है 110 तक चले आती है, 120 तक चले आती है, मतलब कोई 30-40 सेकंड बाद 25 सेकंड के अंदर शायद 100 तक पहुंची। आई डोंट नो, मैंने इसकी लिमिट टेस्टिंग नहीं की है। अगर आप लोग वो देखना चाहें तो वैसे तो और भी वीडियोस हैं, बट मैं भी इसकी लिमिट टेस्टिंग कर लूँगा। मैं एक बार ऑयल चेंज करा के थोड़ी सी ट्यूनिंग वगैरह करवा के आई थिंक तब कर लूँगा तो बेहतर रहेगा। ऑल्सो आई होप इस व्लॉग के अंदर ऑडियो अच्छी रहे, पिछले वाले में अच्छी नहीं थी, मैंने माइक की प्लेसमेंट थोड़ी बेहतर की है। अगर अच्छी ना रही तो माजरत उसके लिए। एंड yes, that would be it. If you want any other information about the CG125 Special Edition 2022, please let me know. I'll have this bike for a couple of months, तो तब तक मैं इसके ऊपर थोड़ी और वीडियोस बना सकूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल्दो हेलमेट आजकल बहुत गर्मी लगा रहे हैं, पर हेलमेट ज़रूर पहने और मेरी तरह चप्पलों के अंदर ना आ जाएं, जूता पहन के आएँ, क्योंकि मतलब बाइकर हैं आप और आप कम्यूटिंग कर रहे हैं तो समझ लें कि आपको हर कोई रास्ते का माल सस्ते में समझ रहा है। बाइक वाले आपकी मतलब कोई भी गाड़ी आके आपको पाँव पे गाड़ी चढ़ा के जा सकती है, कोई उनको टेंशन नहीं है, तो आपको अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। I'll see you guys in the next vlog, hopefully sooner than this one. Allah Hafiz.